Hello students, so welcome back. This is the fourth lecture in the series of irrigation and hydrology, and I am thrilled to see how much you are giving a good response to my video lecture series until now. Just keep on following that tradition and keep on liking the videos, keep on viewing them and sharing them as far as possible. Okay, so let's begin. अब अंग्रेज़ी के इतने बड़े वक्तव्य के बाद अब हम आते हैं अपने सवाल पे। आज के सवाल में व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लेसीज थ्योरी। लेसी की थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैनाल को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी थ्योरियाँ अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कैनेडी की थ्योरी है, लेसी की थ्योरी है, लिंडले की थ्योरी है, पर आपके लेवल तक यू ओनली नीड टू नो अबाउट द लेसीज थ्योरी। आपको सिर्फ लेसी की थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। अब लेसी की थ्योरी के बारे में क्या पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बैकग्राउंड वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा पर थोड़ा बहुत पता मैं आपको बता दूं। तो लेसी की थ्योरी जो है वो इस बेसिस पे है कि दे अज्यूम दैट द चैनल इज़ अ रिजाइम चैनल। रिजाइम इन द सेंस एक ऐसा चैनल जिसमें जो सिल्ट है वो ना तो सेटल डाउन कर रही है और ना ही खोद रही है, यानी देयर इज़ नो सिल्टिंग, देयर इज़ नो स्काउरिंग। एक चैनल को तभी स्टेबल माना जा सकता है जिसमें सिल्टिंग और स्काउरिंग दोनों ही नहीं होंगी, ऐसा है, ठीक है। तो रिजाइम के लिए उसने 3 प्रकार की कंडीशन भी बताई हैं, जैसे इनिशियल रिजाइम कंडीशन, फाइनल रिजाइम कंडीशन एंड ट्रू रिजाइम कंडीशन। आपको इनके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ये जानने की आवश्यकता है कि लेसी की थ्योरी इस बेसिस पे डिज़ाइन करती है कि वो चैनल जो है वो रिजाइम चैनल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एजम्पशन जो लेसी की थ्योरी देती है वो ये देती है कि जब भी कैनाल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो इसके बेस से और इसके साइड से एडीज़ डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? एडीज़। एडी मतलब छोटे छोटे से चक्रवात, साइक्लोन जैसा होता है ना, ये छोटे छोटे साइक्लोन टाइप के हैं जो इसकी सतह के ऊपर बने। अब ये साइक्लोन क्या करेंगे, जैसे ऊपर से आ रहा है ये पानी है अपने पास यहाँ पे, और इससे ये सिल्ट आ रहा है सामने की तरफ, है ना। और जब ये सिल्ट आ रहा है, इसके अंदर सिल्ट ऐसे तैर रहा है। अब ये सिल्ट जैसे ही इसको सेटल डाउन करने की कोशिश करेगा तो ये एडी क्या करेगा, उसको रोक देगा, ऐसा है। उसी तरीके से साइड पे भी अगर चिपकने की कोशिश करेगा तो यहाँ के एडीज़ को रोक देंगे। तो एडीज़ के डेवलपमेंट होने से सिल्टिंग और स्काउरिंग की संभावना कम हो जाती है, ऐसा लेसी भाई साहब का मानना है अपनी थ्योरी में, ठीक है। एक अजम्पशन और है जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लेसी ने माना कि जो चैनल होता है वो चैनल एक सेमी सर्कुलर या इलिप्टिकल शेप का चैनल है। ऐसा अजम्पशंस में है, डिज़ाइन में नहीं है। अजम्पशन में उसने ये माना कि या तो चैनल इलिप्टिकल बना देंगे, या तो चैनल सेमी इलिप्टिकल बना देंगे, या तो चैनल बना देंगे सेमी सर्कुलर। तो इलिप्टिकल चैनल जो होगा, दिस इज मेड बाय कोर्स ग्रेन सॉइल। जब कोर्स ग्रेन सेडिमेंट्स आएंगे तो इस प्रकार का चैनल बनेगा। सेमी इलिप्टिकल जो होगा ये बनेगा तब जब हमारे पास क्या होंगे, थोड़े से कम कोर्स होंगे, ठीक है। कोर्सनेस क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, इनकी कोर्सनेस रिड्यूस हो जाएगी। और आखिरी है सेमी सर्कुलर चैनल। तो सेमी सर्कुलर चैनल जो होता है ये तब होगा जब एक फाइन सेडिमेंट्स वो कैरी करेगा, फाइनर सेडिमेंट्स। तो ये कुछ एजम्पशन है जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन एस्पेक्ट पे। इससे रिलेटेड, एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है आपके पास डायरेक्ट डिज़ाइन फॉर्मूले से। लेसी ने कुछ भी आइट्रेटिव मेथड नहीं दिया। कैनेडी का मेथड आइट्रेटिव है। आइट्रेटिव यानी आप कुछ अज्यूम करें, उससे कुछ रिजल्ट आए, फिर वो जो रिजल्ट हो वो अगले स्टेप के लिए एजम्पशन बन जाए, और फिर दोबारा से आप कैलकुलेशन करें, फिर कुछ रिजल्ट आए, फिर वो अगले स्टेप के लिए दोबारा से एजम्पशन बन जाए। तो इस प्रकार से एक साइक्लिकल मैनर में चलता है। तो दोज प्रोसेस आर नोन एज आइट्रेटिव प्रोसेस। ये आइट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, यानी इसमें एक सिंगुलर रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसमें आपने को एजम्पशंस ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो डिज़ाइन के फॉर्मूलेज हैं वो आप थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। जैसे जो पहला फॉर्मूला है हमारे पास, ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो का Q(f²/140 होल की पावर 1/6। जो दूसरा फॉर्मूला है, दिस इज
यू तो बहुत आसान फॉर्मूला है, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। Q अपॉन V इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिस्चार्ज से अपने वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। तीसरा जो फॉर्मूला है, द थर्ड फॉर्मूला इज पेरीमीटर का फॉर्मूला है एम्पेरिकल जो दिया है 4.75 इंटू रूट ऑफ Q, जहाँ पे Q है हमारे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड में। यहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे Q दिया है, Q इज नथिंग बट द डिस्चार्ज एंड इट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। चौथे नंबर पे जो है दिस इज R इज नथिंग बट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस हमारे पास जो है ये है। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कुछ नहीं होता, A/P होता है, यानी इस A को इस P से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहें तो इसके एक और फॉर्मूला होता है 5/2 V²/F, 5/2 V²/F। अब आप बोलेंगे सर F क्या है, आपने सब में तो लिख दिया, F क्या चीज़ है। एक और फॉर्मूला पहले लिख लो फिर F के बारे में बताता हूँ। अगला है आखिरी फॉर्मूला जो है, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप क्या होती है, लेंथ वाइज, जैसे पानी यहाँ साइड में फ्लो कर रहा है तो इस साइड में कितनी स्लोप है इसकी, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। इसका फॉर्मूला होता है F की पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 मल्टीप्लाइड बाय Q की पावर 1/6। दिस इज द फॉर्मूला। सो मैंने 5 फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए हैं यहाँ पे, 5 नाम के लिए हैं, 4 ही हैं, एक ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब एक जो इन पांचों के बाद जो एक F है, F इज नोन एज द सिल्ट फैक्टर। F इज नोन एज द सिल्ट फैक्टर। सिल्ट को जो ये कौन सा सिल्ट है, ये वो पार्टिकल्स हैं जो इस चैनल की सतह पे चिपके हुए हैं, उनका जो डायमीटर है मान लेते हैं DMM इनका डायमीटर है, ऐसा है। तो इस DMM के डायमीटर को रिप्रेजेंट, यानी इसके सतह के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1.76 इंटू रूट ऑफ DMM, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्ट फैक्टर। और ये बेसिकली क्वांटिफाई करता है एडीज को। एडीज जैसे मैंने बताया ना, सिल्ट सपोर्टिंग के लिए जो मैकेनिज्म है वो एडीज है, तो एडीज को सिग्निफाई करने के लिए हमें सिल्ट फैक्टर की जरूरत पड़ती है, और सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1.76 इंटू रूट ऑफ DMM। और D क्या होता है, D होता है इसकी सतह पे बने हुए, पे चिपके हुए पार्टिकल्स का मीन डायमीटर हमारे पास mm में है। DMM यानी इसको हम mm में लेंगे, ठीक है। सो अब आप बोलेंगे सर ये तो सब ठीक है, आपने ये सब पूरा बुफे लगा दिया फॉर्मूलों का, अब रोटी दाल चावल सब के सब रखे हुए हैं, तो हमें इनका उपयोग कैसे करना है। उपयोग हमें ऐसे करना है कि हमें डिस्चार्ज गिवन होगा कि कितना डिस्चार्ज वो चैनल कैरी करेगा, हमें DMM की वैल्यू गिवन होगी तो हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी तो डिस्चार्ज से डिवाइड करके एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एरिया और पेरीमीटर दिस इज एन ऑप्शनल स्टेप, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ये दोनों चीज़ें निकाल लिए और आपके पास एक ट्रेपेजॉइडल चैनल है तो यहाँ पे नीचे 2 फॉर्मूले और लिख लीजिए। ट्रेपेजॉइडल चैनल जो होता है, इसकी अगर विड्थ है b, इसकी डेप्थ है अगर y, और अगर इसकी साइड स्लोप है 1/n, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है b प्लस ny इंटू y, और पेरीमीटर होता है b प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर इंटू y। अब देखिए आपके पास एरिया भी नोन है, पेरीमीटर भी नोन है, n की वैल्यू यानी साइड स्लोप की जो वैल्यू होगी ये मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके डायरेक्टली b और y दोनों की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो b और y जब दोनों की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास तो आप ये कह सकेंगे कि हमारे पास इस ट्रेपेजॉइडल चैनल के क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ, इसमें डायरेक्टली मैं f और q की वैल्यू को पुट करूँगा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो एक ट्रेपेजॉइडल चैनल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेरे पास फॉर्मूले होते हैं, जो मेरे पास वेरिएबल्स चाहिए यानी b, y, n और s0, ये चारों के चारों मुझे प्राप्त हो जाएंगे इन सारे फॉर्मूलेस का उपयोग करके, ठीक है। सो विद दिस I have done the first question in this lecture and I'll be moving on to the next question now.
Okay, students, so this is the second question in this part of the lecture. What this question is all about, we will just want to see. Okay, इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि ग्रेविटी डैम के ऊपर एक्ट करने वाली विभिन्न प्रकार की फोर्सेस के बारे में ब्यौरा दीजिए. एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. सो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ग्रेविटी डैम होता क्या है. देखिए, जैसे अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होते हैं. वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जिनके पीछे एक रिजर्वॉयर यानी पानी को जाके स्टोर करके रखा जाता है, तो उसी अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल होता है डैम. ठीक है, डैम के पीछे पानी को रखा जाता है. ठीक है, अब क्या होता है कि उस डैम के ऊपर विभिन्न प्रकार की फोर्सेस एक्ट करती हैं और ये उस डैम की जिम्मेदारी है कि उन फोर्सेस को काउंटरैक्ट करके और अपने आप को अपनी जगह पे स्थिर बना रहे. ठीक है, तो ग्रेविटी डैम, जैसे कि उसका नाम है ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन. ठीक है, यानी अर्थ जो हमें अपनी तरफ खींच रही है वो जो होती है फिनोमिना, उसको कहते हैं ग्रेविटी. अब ग्रेविटी डैम मतलब क्या है? ग्रेविटी डैम मतलब एक ऐसा प्रकार का डैम जिस डैम में उसका दूसरे फोर्सेस के प्रति जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके सेल्फ वेट की वजह से हो, उस प्रकार के डैम को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी डैम. ठीक है, तो ग्रेविटी डैम का मतलब क्या है कि उसके सेल्फ वेट की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट कर पाए उसे हम लोग कहेंगे ग्रेविटी डैम. बस इतना आपको जानने की आवश्यकता है. अब आते हैं हम लोग सवाल पे. सवाल कह रहा है कि कौन से फोर्सेस हैं जो एक ग्रेविटी डैम पे एक्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ फोर्सेस लिख रखे हैं, ये फोर्सेस आप नोट कर लीजिएगा. अब इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, सबसे पहले आएगा वाटर प्रेशर. देखो, डैम बेसिकली अगर क्रॉस सेक्शन बनाया जाए तो इस प्रकार का कुछ दिखाई देता है हमें. ये हमारे पास ग्राउंड है, इसके नीचे इस डैम की फाउंडेशन होगी, डैम की बॉडी है. डैम के पीछे कुछ पानी यहाँ पे जाके स्टोर करके रखा हुआ है हमने इसके पीछे, और आगे कुछ पानी स्टोर्ड है इस डैम के. ठीक है, इसे कहते हैं टेल वाटर कहते हैं इसको. ठीक है, और इस वाले पानी को कहते हैं रिजर्वॉयर. यहाँ पे रिजर्वॉयर है ये इसके पीछे, जो यहाँ पे पानी इसका सेव कर रखा है. अब क्या है, जैसे कि आपको पता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही है आपने. अगर ये हाइट है h1 तो आप बता ही सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, गामा वाटर इंटू h1 होगा. सिमिलरली अगर ये हाइट है, मान लेते हैं सम h2, तो ये अपने पास प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा गामा वाटर इंटू h2 के बराबर. तो बोथ ऑफ देम आर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस. इन दोनों प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ द डैम. रिजल्टेंट फोर्सेस तो आपको पता ही होंगी. रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ द प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. हमारे पास अगर ये 1 यूनिट का हमने अगर डैम लेके चले हैं 1 मीटर का, तो इसका एरिया हो जाएगा h1 इंटू 1, which comes out to be gamma water into h1 square divided by 2. This is the force which is acting in this direction. और इस फोर्स का जो हाइट होगी बॉटम से, दिस विल बी इक्वल टू h1/3. ये हाइट होगी इसकी. ठीक है, उसी प्रकार से आप इस तरफ से भी फोर्स को निकाल सकते हैं. तो ये होता है वाटर प्रेशर, यानी कि पानी की प्रेजेंस से उस डैम के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे उसे हम लोग कहेंगे वाटर प्रेशर. ठीक है, मूविंग ऑन. सेकंड होता है अपलिफ्ट प्रेशर. अब अपलिफ्ट प्रेशर देखिए क्या होता है. मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा यहाँ पे, आपको दोबारा से इसी फिगर को बनाना है नीचे अपलिफ्ट प्रेशर के केस में. अब अपलिफ्ट प्रेशर में पीछे पानी है, आगे पानी है, नीचे मिट्टी है, ये एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब पानी क्या करेगा, पानी इस पोर से होते हुए नीचे जाने की कोशिश करेगा, यहाँ से होते हुए नीचे जाने. तो पानी दोनों तरफ से नीचे जा रहा है हमारे पास. जब पानी नीचे जा रहा है तो वो ये कोशिश करेगा ना कि यहाँ से वापस ऊपर आने की कोशिश करे. यहाँ से पानी नीचे गया, यहाँ से पानी नीचे गया, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है. तो क्या कर रहा है, अपलिफ्ट क्रिएट कर रहा है. अपलिफ्ट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है. अब इस अपलिफ्ट का भी एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. उस अपलिफ्ट का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा
कि यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा दिस विल बी सम c टाइम्स गामा वाटर इंटू H1, यानी इस स्ट्रेस को अगर मैं कुछ c कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू मिल जाएगी, और इसको अगर मैं कुछ c से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या है, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस, ये दोनों स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हमारे पास यहाँ पे। अब प्रॉब्लम देखो क्या जाती है, जैसे कि मैंने बताया था, अभी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा इसके बारे में, वेट ऑफ द डैम, दिस इज द ओनली रेजिस्टिंग फोर्स। इसके बारे में मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ, बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। इस कंक्रीट का जो वेट है ये उसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसके बारे में और कुछ नहीं बताना है, बस ये रेजिस्टिंग फोर्स होती है इसके केस में, इसका खुद का वेट इसका रेजिस्टिंग मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। तो अब अपलिफ्ट इसका जो सेल्फ वेट है वो नीचे एक्ट कर रहा है, और ये जो इसका अपलिफ्ट प्रेशर है या अपलिफ्ट फोर्स है ये ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ऊपर से लगने वाला जो टोटल वेट, अगर मान लो कि पहले 100 किलो न्यूटन का वेट लग रहा था, यानी 100 किलो न्यूटन का रेजिस्टिंग फोर्स था उसके पास, वो अपलिफ्ट ने उसको कम कर दिया और वो हो गया 50, तो इसके फेल होने के चांसेस बढ़ गए। इसीलिए अपलिफ्ट बहुत घातक होता है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर अ ग्रेविटी डैम, बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसे कम करने के लिए, अब देखिए बस, अब ये अगर आपको पता है अपलिफ्ट का, तो आप सीधे फोर्स को निकाल सकते हैं पर यूनिट के लिए। अगर इसकी विड्थ है b, तो b विड्थ में और यूनिट लेंथ में आप इसकी फोर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, प्रेशर इनटू एरिया, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। मैं इसमें मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, बस आपसे रिलेटेड थ्योरी पूछी जाएगी, तो थ्योरी समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो बस इसकी फोर्सेस लगेगी ऊपर के डायरेक्शन में। अब इसको अगर आप ये कहें सर क्या इलाज है, जब इतना घातक मैकेनिज्म है तो इसका कुछ इलाज भी होना चाहिए। इलाज है, बिल्कुल इलाज है। क्या इलाज है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रेनेज गैलरी बना देंगे। क्या बना देंगे? एक ड्रेनेज गैलरी। अब ये ड्रेनेज गैलरी क्या करेगी, ये ड्रेनेज गैलरी ये करेगी कि जो प्रेशर जो लग रहा है इस लिमिट पे, इस प्रेशर को वो कम कर देगी, ऐसे इस प्रकार से कम कर देगी, ठीक है। अब आप देखना क्या होता है। अब आप बोलोगे सर ये कितनी कमी आई, इनिशियली ये ऐसा था ट्रायंगुलर, अब ये इतनी कमी आ गई, दिस इज द रिडक्शन इन प्रेशर, रिडक्शन हो गया, प्रेशर में रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन किसके बराबर है? ये रिडक्शन बराबर है हमारे पास इतना डिस्टेंस तो आपको पता है कितना है, इतना डिस्टेंस आपके पास है c टाइम्स गामा वाटर इंटू H1 माइनस गामा वाटर इंटू H2, ये इतना डिस्टेंस है। इसका रिडक्शन होने के बाद ये 1/3 बचता है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ c टाइम्स गामा वाटर इंटू H1 माइनस गामा वाटर इंटू H2, ये होता है हमारे पास यहाँ पे। तो रिडक्शन हो गया कितने का? 2/3 का रिडक्शन हो गया। इस रिडक्शन होने की वजह से इस डैम का फेलियर होने के चांसेस अपलिफ्ट की वजह से कम हो जाते हैं। तो ड्रेनेज गैलरी बनाई जाती है, इतना पता होना चाहिए। वेट हो गया, ड्रेनेज गैलरी हो गई। अब आते हैं अर्थक्वेक पे। अर्थक्वेक को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि अर्थक्वेक का मैकेनिज्म होता कैसे है। अर्थक्वेक हैपन्स, व्हेनेवर अ अर्थक्वेक हैपन्स, इट जनरेट्स वेव्स। अभी जो वेव्स जो होती हैं हमारे पास, ये वेव्स ट्रैवल करती हैं और एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती हैं हर उस बॉडी को जो इसके रास्ते में आएगी। यानी वेव अगर आ रही है यहाँ से, तो ये क्या करेगी, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। अब वो एक्सेलरेशन 2 डायरेक्शन में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में। हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आने वाला जो एक्सेलरेशन है, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है हमारे पास, दैट इज इन अ ट्रायंगुलर मैनर, द प्रेशर इज इन अ ट्रायंगुलर मैनर। और जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, उस रिजल्टेंट को वॉन कारमान ने दिया था, उस वॉन कारमान के उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू आई थी, दिस इज इक्वल टू 0.555 गामा वाटर इंटू 0.555 KH इंटू गामा वाटर इंटू H², ये रिजल्टेंट होगा। और ये इस डैम की डेप्थ से, मतलब इसकी बेस से,
4h/3 की हाइट पे आएगा। यानी अर्थक्वेक की वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रहा है वो इसके बराबर होगा 0.555 kh गामा वाटर इंटू एच स्क्वायर, और इसकी हाइट जो होगी दिस इज इक्वल टू 4h/3 जहाँ पे h कुछ नहीं है, h है ओवरऑल हाइट ऑफ द डैम। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल इफेक्ट। अब आते हैं वर्टिकल इफेक्ट पे। तो वर्टिकल में देखिए दो इफेक्ट हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में होगा या तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा। अब आपको पता है रिलेटिव मोशन में क्या होता था कि जब भी जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को अज्यूम करके ऐड कर दिया जाता था, अगर हम उसको रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेके चलते थे। तो अगर वो नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन को अज्यूम किया जाएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करके, और उसको उसके वेट से एल्जेब्रिकली सम कर दिया जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड कर रहा था, तो जो ओवरऑल वेट है हमारे पास उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा m इंटू एल्फा एच को, यानी अब जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। और सिमिलरली अगर ऊपर डायरेक्शन में ऐड करेगा तो जो वेट है इससे हमें ऐड करना पड़ेगा W प्लस एम एच को। ये दोनों इफेक्टिव वेट्स की वैल्यूज हैं। तो देखिए जब नीचे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है तो वेट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब वेट में रिडक्शन हो रहा है तो फिर से क्या होगा, उसका रेजिस्टिंग मैकेनिज्म वीक हो जाएगा और उसके फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन के। आपको ये दोनों फॉर्मूलोज को याद रखना है, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है और इस बार आने की संभावना है। मूविंग फॉरवर्ड, सिल्ट प्रेशर, अर्थक्वेक प्रेशर हो गया, सिल्ट प्रेशर पे आते हैं। सिल्ट प्रेशर देखिए कैसे होता है। सिल्ट प्रेशर इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक द एक्टिव अर्थ प्रेशर केस। एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या किया था हमने, एक अर्थ रिटेनिंग वॉल थी, जैसे यहाँ पे ये डैम है, इसकी डैम के पीछे कुछ सिल्ट यहाँ जमा हो गया, तो दिस सिल्ट विल बी एक्टिंग इन द सेम मैनर एज द केस ऑफ अर्थ रिटेनिंग वॉल। तो अर्थ रिटेनिंग वॉल के केस में दिस इज इक्वल टू के ए, इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता ही होता है, अर्थ रिटेनिंग वॉल का कितना होता है, के ए इंटू सिग्मा बार प्लस यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर। और इसकी कैलकुलेशंस को जस्ट आप वैसे ही कंडक्ट करेंगे जैसे सॉइल मैकेनिक्स में कंडक्ट किया था, और इसको आप वो कर लेंगे, मतलब इसकी फोर्सेस को आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो सिल्ट हो गया। सिल्ट के बाद आ गए वेव प्रेशर पे। अब ये थोड़ा सा वेव के पहले आप आइस प्रेशर समझ लो। आइस प्रेशर क्या होता है, आइस प्रेशर और ये लगभग एक ही चीज़ है, इसको बस देखने का नज़रिया अलग है। सिल्ट और आइस प्रेशर लगभग एक ही चीज़ है। आइस में क्या होता है कि आइस में जैसे मान लो कि ठंडी प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेशों में ये वाटर बॉडी है, रिजर्वायर, इसके ऊपरी सतह पे बर्फ़ जम जाती है। जब बर्फ़ जब डिसइंटीग्रेट होती है, जब तक जमी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब टेम्परेचर में चेंज आएगा और बर्फ़ जब डिसइंटीग्रेट होगी तब क्या करेगी, डैम को आगे साइड में पुश करने की कोशिश करेगी, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं आइस प्रेशर। आइस प्रेशर कहा जाता है। अब आते हैं लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ फोर्स, दैट इज द वेव प्रेशर पे आते हैं। अब हम तो समझना मेरी बात को, क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक डैम है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, डैम का ये सतह है, डैम की सतह पे वेव्स बनती हैं। वो वेव्स क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं इसके ऊपर। तो वेव्स मान लेते हैं कि दिस इज द वेव विच इज बीइंग जनरेटेड ऑन द डैम्स फेस, ठीक है। इस वेव का जो ओवरऑल हाइट है दिस इज एच डब्ल्यू। ओवरऑल हाइट क्या है, एच डब्ल्यू हमारे पास। इसकी 2/3 हाइट जो है ये पानी के ऊपर रहती है, और 1/3 हाइट जो है ये पानी के नीचे रहती है मेरे पास यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर हाइट से क्या कनेक्शन है। वेव का जो प्रेशर पैटर्न है वो प्रेशर पैटर्न इस प्रकार से, अब मैं यहाँ पे इसका प्रेशर पैटर्न बना देता हूँ कि कैसे वेव प्रेशर जनरेट करती है। तो द प्रेशर विच इज गोइंग टू बी जनरेटेड इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। थोड़ा सा सतह के ऊपर, जैसे ये सतह है, इसकी थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इस प्रेशर की, दिस इज इक्वल टू 2.4 टाइम्स गामा वाटर इंटू एच डब्ल्यू। गामा वाटर इंटू एच डब्ल्यू ये होता है हमारे पास
वेव प्रेशर जो मैक्सिमम जनरेट होता है ये वो होता है हमारे पास, ठीक है। इस मैक्सिमम वेव प्रेशर का पानी की सतह से जो हाइट होती है दिस इज इक्वल टू HW/8, ये होती है इस वेव प्रेशर की हाइट। और ओवरऑल जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बनता है इसका जो हाइट, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी जो हाइट होती है दिस इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स HW ओवरऑल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैंने इसको थोड़ा मैं रंग देता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने बनाया है दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी हाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आते हैं इसी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, दैट रिजल्टेंट विल बी एक्टिंग एट अ हाइट ऑफ 3H/8 फ्रॉम द वाटर सरफेस। यानी एक रिजल्टेंट एक्ट करेगा यहाँ पे, मान लेते हैं रिजल्टेंट है PR। ये PR जो रिजल्टेंट है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट ट्रायंगुलर उससे एवरेज स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करके ये PR की वैल्यू अपने पास निकल आएगी। ये प्रेशर की वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू है, फोर्स है ये। फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रेशर इनटू एरिया, ये ज़रूरी नहीं है कैलकुलेट करना, बस पता होना चाहिए। और इसकी जो हाइट होती है वाटर की सरफेस से ये होती है 3 टाइम्स HW/8 के बराबर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमें इन सभी फोर्सेस की वैल्यूज, जैसे इसमें PR की वैल्यू और PR की लोकेशन, यानी जो वेव की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है वो कितना बन रहा है और किस हाइट पे एक्ट कर रहा है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी जाके हम ये बता पाएंगे कि वो स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं है। विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप विद दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज। होप यू पीपल लाइक्ड इट। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।